अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज की कहानी मुझे शादाब गुल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। ये कहानी उनकी बिछड़ी हुई मोहब्बत की कहानी है। तो आज की कहानी शादाब गुल और रियान के नाम। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, शुरू करते हैं आज की कहानी। एमए का रिजल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नज़दीक मेरी तैनाती हो गई। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमा वालों को मुतला कर दिया था। वहाँ पहुंची तो अड्डे पर महकमे के चंद लोग मुझको खुशामदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रिहाइश का ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त महकमे की तरफ से था। ये क़यामगाह दफ्तर से ज़्यादा दूर न थे। छोटी सी कॉलोनी में एक ही वज़ा के चंद रिहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतज़ाम हो गया जिसकी मदद से सामान रखने में आसानी हुई। उसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकाल कर अलमारी में लगाया और किचन की सफाई वगैरह करते। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दे दी। वो किचन का ज़रूरी सामान ले आया। ये सब काम करवा कर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश्ड था, उसकी तरतीब व तब्दील में कुछ ज़्यादा तरदीद ना करना पड़ी। सिर्फ पर्दे मौजूद ना थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिया। दूसरे रोज़ 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज़ कुर्सी भी थे। गोया मेरे साथ कोई दूसरा कमरा शरीक भी था, मगर उस वक्त मौजूद न था। उसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरे कोलीग की मेज़ की कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा कैबिन नुमा था और सामने की रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिसे बाहर हाल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट उन लोगों से ज़्यादा अहम थी जो हाल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर रियान साहब की मुआवन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थीं और वो सीधा कागजात के बंडल भी ऊपर तले धरे हुए थे। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने अज़राहे तजस्सुस खोल कर देखा। उसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, 2 किताबें और एक लिफाफे में 2 तस्वीरें थीं। ये किसी 20-25 साला नौजवान के फ़ोटोज़ थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में प्योन चाय ले आया। मैंने पूछा, लाला जी ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है? रियान साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोचकर अलमारी में रख दिया। रियान साहब? जी हाँ, वो यहाँ बैठते हैं। उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर हैं? जी, 2 दिन की छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्ला मिली वो यहाँ ही थे। उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी, मेरी आमद की इत्ला मिलते ही छुट्टी चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं है? रियान साहब आपको काम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आपके नशिस्त हाल में लगवा देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हाल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला था। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद रियान साहब तशरीफ़ लाए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए।
सलाम के सिवा कोई बात ही ना की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाज़ा हो गया कि अपने काम से काम रखने और लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बहुत बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि इनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाज़ा हुआ कि ये नेक तबीयत आदमी है, बड़ी धीरज से बात करता और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रेयान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर उसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजिमा घर से पकाकर भिजवाती तो मैं इसरार करके रेहान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुक़्मे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना मुआज़रत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनायत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कम गो था, सादा सा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला। मुश्किल की घड़ी में सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग पे। रेयान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थी जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत व अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती, वो झट हल निकाल देता। मेरी हुस्ने कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता और जो काम मुझे मुश्किल लगता खुद कर लेता था, जिसे पता चलता था कि वो एक सच्चा मददगार और इंतहाई मुखलिस इंसान है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती थी। उसने कहा कि औरत के लिए अबाया अच्छा है। मैं अबाया और स्कार्फ लेने लगी। हालांकि पहले मैं पर्दा ना करती थी, शौक और फैशन वाले लिबास पहनती थी, मगर फिर रेयान की सादगी को देखकर मैं भी सादा लिबास पहनने लगी। उसने मुझे तिलावत की तलकीन की और नमाज की हिदायत की, तो मैंने यही वतीरा अपना लिया। सुबह सवेरे तिलावत करती और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ने लगी। उसका कहा मेरे लिए जैसे हुक्म का दर्जा रखता हो। मैं उसकी हर अच्छी बात का असर लेती और अमल करती। अब मेरे दिल से अपने मंगेतर का ख्याल जाता रहा। ऑफिस टाइम के बाद वो चाय के लिए साथ चलने की फरमाइश करता तो मैं उसके साथ चल पड़ती। फिर हम इकट्ठे वादी की सैर को जाने लगे, कभी चश्मे किनारे, कभी दामिने कोह में। उसका साथ क्या मिला, गोया मुझको दुनिया का खजाना मिल गया। यह हमारा मामूल हो गया। शाम की चाय साथ पीने हम दामिने कोह की तरफ निकल जाते। इकट्ठे चाय पीने का जो लुत्फ था, उसके बदले दुनिया की हर खुशी मेरे लिए कम थी। गर्मियों की दोपहरों और सावन की ठंडी रुतों में खुनक हवाओं के झक्कड़ और मोतियों ऐसी गिरती बूंदाबांदी, गोया ये कुदरत के वो खजाने थे कि जिनसे हम इकट्ठे अपने दिलों के दामन भरते थे और ख़ुद को खुश नसीब जानते थे। वो तारीफ़ करने में बहुत कंजूस था, बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करता था। ताहम उसके अंदाज बताते थे कि वो मुझे काबिल तारीफ़ समझता है, क्योंकि मैं उसके दिली झुकाव को महसूस कर सकती थी। हमें साथ देखकर दफ्तर वाले चहमे गोयां करने लगे और कुछ तो हसद की आग में भी जल उठे। उसके दोस्त भी उसको छेड़ते और तंग करने पर आकर। दफ्तर में साथ काम करने वालों में एक नफीस नाम का शख्स हमसे बहुत जेलस था और दूसरा नईम था, जिसकी आंखों से अयारी टपकती थी।
उसने 2-4 बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट ना दे। इस वजह से वो और ज़्यादा हसद की आग में जल उठा। इस कोशिश में लगा रहता था कि उसे कोई मौका मिले तो हमको ख्वार करे। क्योंकि हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुक ना था, लिहाजा रेयान के साथ शहर को जाने पर मुझे किसी से डर नहीं लगता था, और ना ही मैं उन गैर मुतल्लिक लोगों के आगे अपने किसी अमल के लिए जवाब देते। तभी उन बदख्वाहों ने मेरे घर ख़त लिख दिया कि मैं अपने ऑफिसर के साथ घूमती फिरती हूँ और गलत रंग में रंगी जा रही हूँ। उन्होंने ये भी मेरे वालिदैन को लिखा कि हम आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, लिहाजा बर वक्त होशियार कर रहे हैं ताकि आपको पछताना ना पड़े। उन बदख्वाहों ने गलत इल्ज़ामात लगाकर हम पर खूब कीचड़ उछाला, मगर हमारे दीगर कोलीग उनकी बातों में ना आए। इस किस्म की उनकी हरकतों से हमको काफ़ी परेशानी तो हुई। ये जून के माह का जिक्र है। रेयान को टूर पर जाना था। हमारा ड्राइवर बड़े साहब के साथ जा रहा था और दूसरा ड्राइवर छुट्टी पर था। रेयान ने कहा कि मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। मुझसे कहा कि तुम भी चलो, इस सर्वे में तुम्हारा जाना बनता है। हम उस गांव रवाना हो गए जहां का सर्वे मतलूब था। वापसी पर भी मैं कार में रेयान के साथ ही बैठे, क्योंकि हमारे 2 कोलीग साहब के साथ जीप में थे। उनकी जीप आगे निकल गई और हम एक पुरफज़ा मकाम पर चश्मे के पास ठहर गए। ठंडी हवा चल रही थी। कार सड़क की साइड पर खड़ी करके मैं और रेयान थोड़ा सा नशेब में उतर गए ताकि किसी अच्छी जगह चाय पी लें। 1-2 बार ऐसी नाहमवार जगह आ गई कि उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर वो जगह पार कराई। सामने छोटा सा हरा भरा कता था जहां पत्थर बिखरे थे। हम दोनों वहां बैठ गए। मैंने कपों में चाय डाली, रेयान ने पानी की बोतल मांगी। बैग से बोतल निकाल रही थी कि एक जानिब से आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, 2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में डंडे देखकर खौफजदा हो गए। वो आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। एक ने मुझसे ढिठाई के साथ बेहुदा सा मुतालबा किया। रेयान ने सख्ती से उसको रोका और मेरी जानिब कोई गलत कदम बढ़ाने से मना किया, मगर वो तो जैसे मेरी बर्बादी का ही ठान कर आए थे। उन लोगों पर कोई असर ना हुआ। एक ने रेयान को अपने बाजुओं के जोर पर जकड़ना चाहा, जबकि दूसरे ने आगे बढ़कर मेरी कलाइयां पकड़ ली। मैं खौफ से पीली पड़ गई और रेयान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने पूरी कुव्वत से उस शख्स को धक्का दिया और उसके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तब उस आदमी ने खंजर निकाल लिया। रेयान को अपनी जेब से पिस्तौल निकालना पड़ा। रेयान जब टूर पर होता वो अपने साथ लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखता था, क्योंकि सर्वे के दौरान कभी कभार हमारी गाड़ियों को सुनसान रास्तों से भी गुजरना पड़ता था। उस आदमी ने देखा कि मद्दे मुकाबिल के पास अपने दिफा के लिए हथियार है। उसने साथी को आवाज दी, पीछे मुड़कर देखो। उसने मेरी कलाइयां मजबूती से पकड़ी हुई थी और मैं खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी। तभी पिस्तौल देखकर उसने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं पत्थरों भरी जमीन पर गिर गई। ये देखकर रेयान ने हवा में फायर किया। उन लोगों को यकीन हो गया कि पिस्तौल भरा हुआ है। तभी वो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़े हुए। सत शुक्र उन्होंने गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तौबा की कि आइंदा सड़क से जंगल की तरफ ना जाएंगे, खास तौर पर जब गार्ड साथ ना हो। वो डाकू ना लगते थे। कई दिनों तक सोचा कि आखिर कौन थे, अचानक कहां से आ गए। ये इत्तेफाक था या कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। एक रोज हमारे एक कॉलीग ने चुपके से रेयान के कान में ये बात डाल दी कि उसने नईम और नफीस को फोन पर किसी से ये कहते सुना कि फलां दिन गुल और रेयान का पीछा करना है। हम अभी वाकयात की कड़ियां मिला रहे थे कि उन बेवकूफ़ों ने मेरे घर खत लिख दिया कि तुम्हारी लड़की अकेली
अपने ऑफिसर के साथ सर्वे के बहाने दूर उफ्तादा जगह जाती है और ये जंगलों में पिकनिक मनाते हैं। अपनी इज्जत की खबर लो। ये ख़त मिलते ही भाई को लेकर वालिदा आ गई। मुझे ख़त दिखाया और कहा कि बस अब ये नौकरी नहीं करनी, घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। जब तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी ऐसा ख़त लिख रहा है तो ज़रूर कुछ मसला बन सकता है। खुदा वो वक्त ना लाए जो हमारी इज्जत पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज्जत से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज़ मुलाजमत छोड़ कर न जाना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार न कर सकती थी। बड़े साहब से भाई ने कहा कि हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा 1 माह की रुख्सत चाहिए। रुख्सत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन न था। रेयान की याद आती, बहुत दुख था। उसे सही तरह से बात भी ना कर सकती थी। इस वाक़ये के बाद से पल पल डरने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज़ के खौफनाक वाक़ये का नक्शा घूमता रहता था। सोचती थी अगर उस रोज़ रेयान ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। उसके बाद से तो उसकी कदरों मंजिलत और भी मेरी नज़रों में ज़्यादा हो गई थी। काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्ज़ों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेल कर मेरी हिफाजत की और मैंने उसे वफा ना की। मेरी अपने मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी। इस्तीफ़ा देना पड़ा। आखिरी बार रेयान से कोई बात की और ना खुदा हाफिज कर सके। उसको शादी में भी कैसे बुलाते कि जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाकया तो हमारे महकमे के उन्हीं लुफंगे लोगों का था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफज़दा हुआ और मैं तड़पती से सकती रेयान को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राज़ी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया था कि रेयान ने जान पर खेल कर मेरी इज्जत को बचाया। तब वो उसे मिलने गई। अम्मी कमरे में उसे बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है। तुम धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफ़ा दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ रेयान की एहसानमंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी कि वो तो मेरी आरज़ुओं के चमन को जड़ों से काट रही है। शादी से पहले मैं थोड़ी देर को ऑफिस गई थी सबसे मिलने। रेयान से भी मिली। उसने कहा मैं एक ख्वाब देख रहा था। तुमने तो अपनी मंगनी का ना बताया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने बता दिया और वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं ना जाने कितने बरस धोखे में रहता। जिस रोज हमने जाना था वो एक दिन पहले ही चला गया। बाद में हमको पता चला कि वो तो इस्तीफा दे गया है। वो क्या गया, मेरे दिल की सारी खुशियां ले गया। उसके आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते तो रातों की नींद उड़ जाती और मैं माँ से लिपट कर खूब रोती थी। आखिरी रोज उसकी उदास सूरत तो जैसे मेरी निगाहों में बस गई थी, आंखों और जहन से हटते ही ना थे। इस वाक़ये के बाद मेरी शादी हो गई। घरेलू जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया तो ना रोने की फुर्सत रही और ना हंसने की। जिंदगी तो बसर कर ही ली। एक बात का आज भी अफसोस है, काश मैं उसको अपनी मंगनी का बता देती, या फिर वो ही मुझे बता देता कि मुझसे मोहब्बत करता है।
तो मैं मंगनी ख़त्म करा लेती और यूं कफ अफसोस ना मिलती। दोस्तों, ये थी रेयान और शादाब गुल की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपकी कहानी मुख्तलिफ हुई तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अवैस इबाद का, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, मिस नताशा का जो कि सियालकोट पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, मिस्टर अरमान का जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और मिस रुखसार का जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।